हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। और जैसा कि हम और आप मिलकर के वेरिग्नन थ्योरम को डिस्कस कर रहे हैं, अलग अलग स्टेप्स में जो अलग अलग पार्ट है इससे रिलेटेड हम वो डिस्कस कर रहे हैं और बड़े आसान तरीके से हम उसे सीखते जा रहे हैं। इसी सीरीज में आज हम वेरिग्नन थ्योरम को ही प्रूव करने वाले हैं एक अलग स्पेशल केस में, जैसा कि स्क्रीन पर आपके दिख रहा होगा। यहाँ हम टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की बात करेंगे। और जो फर्स्ट वीडियो था वेरिग्नन थ्योरम में, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम किन किन अलग अलग टाइप से प्रूव करेंगे वेरिग्नन थ्योरम को। तो दो तरीके तो हम पहले प्रूव कर चुके हैं, जिसमें टू कॉन्करेंट फोर्सेस को लेकर के हमने वेरिग्नन थ्योरम को प्रूव किया। उसके बाद हमने दो लाइक पैरेलल फोर्सेस को लेकर के भी वेरिग्नन थ्योरम को प्रूव किया। और आज के इस वीडियो में हम टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस यानी दो विपरीत दिशाओं वाले समांतर बलों को लेकर के हम वेरिग्नन थ्योरम को प्रूव करेंगे। लेकिन इसके लिए जो पहले के वीडियोस हैं वो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। उनके लिंक भी हम यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। अगर आपने पढ़ लिया है, आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ा है या पढ़ने के बाद भी कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से उसे रिवाइज भी कर लीजिए, जिससे ये टॉपिक आपको बहुत जल्दी से बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, आइए बिना डिले किए हुए हम आज का टॉपिक का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और कहना चाहती हूँ कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो डायग्राम देखिए आपके स्क्रीन पर, जो आपको दिख रहा है डायग्राम, उसमें आप देख पा रहे हैं कि दो फोर्सेस, जैसा कि इसके पहले के वीडियो में हमने बात किया था, वहां जो पढ़ा था, अगर वो आपको याद है तो आप आराम से समझ सकते हैं कि ये एक आपने लिया है यहाँ पे P फोर्स, ये आपका P फोर्स है। ऑफ कोर्स ये हॉरिजॉन्टल रॉड की तरह ही आपको मानना है। उसके A पॉइंट पर P फोर्स जो कि वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ लग रहा है, और B पॉइंट पर Q फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। यानी दो अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स हैं पर वर्टिकल ही हैं। यहाँ पर भी हमने हॉरिजॉन्टल नहीं ले रखा है, यानी यहाँ भी रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें वो लेंथी प्रोसेस में नहीं जाना जहाँ हम वेक्टर का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकालते हैं और उसके बेस पर हम रिजल्टेंट निकालते हैं। वहां पर हमें जाने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर जैसे हमने लाइक पैरेलल फोर्सेस में, यानी जो सेम डायरेक्शन में दो फोर्सेस थे P और Q, इनको सीधे हमने ऐड करके रिजल्टेंट निकाला था। R की वैल्यू R इज इक्वल टू P प्लस Q किया था। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में चलने वाले पैरेलल फोर्सेस हैं हमारे पास, है ना। तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस यानी कि एक ऊपर की तरफ तो दूसरा नीचे की तरफ है, यानी दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में हैं। अब अगर रिजल्टेंट R निकालना है तो ऑफ कोर्स आप जानते हैं एक में से दूसरे को माइनस करके, जो बड़ा फोर्स है उसमें से छोटे वाले को माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट आ जाएगा। और रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी जी? बिल्कुल सही, जो बड़ा वाला फोर्स की डायरेक्शन है वही रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी। यानी इस डायग्राम में आप देख रहे हैं रिजल्टेंट को यहाँ पे पहले ही हमने किस डायरेक्शन में दिखाया है? रिजल्टेंट को पहले ही P फोर्स के डायरेक्शन में दिखाया है, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों P और Q के एरो की साइज से पता कर सकते हैं कि P और Q में P फोर्स ही बड़ा फोर्स है। ठीक है, यानी अब जैसे हमने लाइक पैरेलल फोर्स में स्टेप्स फॉलो किए थे वेरिग्नन थ्योरम को प्रूव करने के लिए, हमें वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। बस यहाँ ध्यान क्या देना है कि जो रिजल्टेंट हम लेंगे, यानी R जो फोर्स आप लेंगे, तो R इज इक्वल टू, जो डायग्राम आप देख रहे हैं इस डायग्राम के केस में P माइनस Q होगा, यानी अपोजिट फोर्सेस हैं तो माइनस होगा और बड़े में से छोटे को माइनस करना है। इस केस में हमने P को बड़ा और Q को छोटा लिया है, आप एरो की साइज देख करके भी समझ सकते हैं। ठीक है, फिर अब अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में भी, जैसे लाइक पैरेलल फोर्सेस में टू केसेस थे, यहाँ अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में भी टू केसेस होंगे। कौन से टू केसेस होंगे? एक तो ये ए बी जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो ए बी से बाहर डी पॉइंट लेंगे, है ना। डी पॉइंट यानी जो जिस पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क लेकर के वेरिग्नन थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं। और दूसरा केस लेंगे हम ए बी के बीच में कहीं डी पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। तो ये डायग्राम आपको किसके लिए है? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है, लेकिन पॉइंट डी
ए बी यानी जो ए पॉइंट जहां पे पी फंक्शन कर रहा है और बी पॉइंट जहां पर क्यू लग रहा है उसके बाहर है डी पॉइंट, है ना। लेकिन देखिए उसी लाइन पे लेते एक रॉड हम कंसीडर कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग लेकर के हम यहाँ वेरिग्नन थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, ये भी आपके कोप्लेनर फोर्सेस ही होते हैं, समतलीय बल ही हैं। उनके लिए वेरिग्नन थ्योरम अगर प्रूव करना है तो जैसे पहले आपने सीखा, यानी दोनों अलग अलग फोर्सेस का गिवन पॉइंट डी के अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क, तो पी का टॉर्क डी के अबाउट और क्यू का टॉर्क डी के अबाउट निकालना है। इन दोनों का अलजेब्रिक सम लेना है, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को ध्यान रखना है, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेकर के हम आगे का काम करते हैं इसमें। तो और ये अलजेब्रिक सम किसके बराबर होना चाहिए, जो P और Q का रिजल्टेंट फोर्स है, परिणामी बल है R, उसका पॉइंट D के अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो फर्स्ट ये स्टेप तो आपने समझ लिया। अब सेकंड क्या करना है जी, बिल्कुल जैसे हमने लाइक पैरेलल फोर्सेस के केस में किया था, यानी जो रिजल्टेंट आर है उसकी पोजीशन सी को हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के बेस पर डिसाइड करते हैं। सी कौन सा पॉइंट होता है जहां पे रिजल्टेंट आर लग रहा है, सी वो पॉइंट है कि अगर इस पॉइंट पर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन लें तो इन दोनों फोर्सेस की वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स आया उसके कारण कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा, मोमेंट ऑफ फोर्स नहीं लगेगा, यानी सी के अबाउट हमारा ऑब्जेक्ट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा, घूर्णी साम्य की अवस्था में होगा। ठीक, अब घूर्णी साम्य का मतलब क्या है कि सी के अबाउट पी का मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू सी के अबाउट क्यू का मोमेंट ऑफ फोर्स, दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे। लेकिन अगर अलजेब्रिक सम लें तो एक क्लॉकवाइज होगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी दोनों बैलेंस हो जाएंगे, इनका अलजेब्रिक सम 0 हो जाएगा, हम ऐसा भी कहते हैं। अब इसके बेस पे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के बेस पे सी के अबाउट पी का मोमेंट ऑफ फोर्स अगर निकालें तो क्या आएगा, पी इंटू पॉइंट सी से इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, वो है ए सी, है ना। तो ए सी इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अब सी के अबाउट पी ऐसा रोटेशन दे रहा है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है। अब सी के अबाउट ही क्यू का देखें तो ये ऐसे रोटेशन दे रहा है यानी कि ये क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज अगर हम लगाते हैं तो क्या बन जाएगा, Q इंटू सी बी, है ना। यहाँ पे सी बी आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सी ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ Q, तो ये आ जाएगा सी बी। तो इसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको हम इक्वेशन 2 मानेंगे। अब इसको यूज करके हम प्रूव करेंगे वेरिग्नन थ्योरम। तो जैसे पहले हम करते थे, यानी पीक, अब हमें क्या करना है, सी हमने डिसाइड कर लिया, जो रिजल्टेंट का पोजीशन है वो डिसाइड हो गया। अब पॉइंट डी सेलेक्ट किया, कहाँ, ए बी से बाहर इस केस में सेलेक्ट किया। तो डी के अबाउट पी का मोमेंट ऑफ फोर्स और डी के अबाउट क्यू का मोमेंट ऑफ फोर्स, दोनों का अलजेब्रिक सम। तो डी के अबाउट पी का मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे जाएगा, इधर, है ना, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना है। इसके साथ क्यू का अगर देखें तो क्यू इधर रोटेशन जाएगा, इसकी डायरेक्शन देखिए ऐसे चल रही है, यानी कि ये क्लॉकवाइज चलेगा, तो ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा। तो अगर दोनों का अलजेब्रिक सम करें तो P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, D से जो P का लाइन ऑफ एक्शन है वहां तक AD, है ना। तो P इंटू AD माइनस दूसरा वाला क्लॉकवाइज, यानी Q इंटू BD, है ना, Q इंटू BD। ठीक, अब अगला स्टेप क्या होता है, चूंकि हमें इसको प्रूफ किसके बराबर करना है, उसको प्रूफ करना है R का जो रिजल्टेंट फोर्स है P और Q, यानी R का मोमेंट ऑफ फोर्स D के अबाउट, यानी R इंटू सी डी आना चाहिए, यानी इसे हमें R इंटू सी डी में के बराबर प्रूफ कर देना है। तो हमारा वेरिग्नन थ्योरम इस केस में प्रूफ हो जाएगा। इसका मतलब है हमें ये जो AD और BD हैं इनको कुछ हमें ऐसे लिखे कि C के रेस्पेक्ट में आए। अब AD को C के रेस्पेक्ट में लिखना है, तो AD को C के रेस्पेक्ट में लिखने का मतलब है कि DC प्लस AC करें तो AD बन जाएगा, है ना। तो AC
प्लस सी डी लिख दीजिए यहाँ पे ए डी की जगह पर, तो क्या बन जाएगा P इंटू ए सी प्लस सी डी, ओके, माइनस Q इंटू, अब बी डी को भी C के रेस्पेक्ट में लिखे तो बी डी कितना है, इतना है। अब C के रेस्पेक्ट में लिखने का मतलब क्या है, ये बन जाएगा बी सी प्लस सी डी, ठीक है, तो इसको लिख दीजिए बी सी प्लस सी डी। अब बस ब्रैकेट ओपन करना है, थोड़ा सा रीएडजस्ट करना है और इक्वेशन 2 को यूज करना है जैसे पहले यूज किया था हमने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट वाली इक्वेशन को, और रिजल्ट आ जाएगा आपका। अब ब्रैकेट ओपन करें तो ब्रैकेट ओपन करने से हम क्या लिख सकते हैं, सी डी वाला टर्म हम एक साथ ले लें क्योंकि सी डी वाला टर्म कॉमन दिख रहा है, तो ये आपका क्या बनेगा P इंटू सी डी, ओके, ब्रैकेट खोलने के बाद एक P इंटू सी डी आएगा, यहां से ये वाला, ओके, और दूसरे वाले में आएगा आपका ये Q इंटू सी डी आएगा, है ना, तो लेकिन माइनस के साथ आएगा, यहाँ पे माइनस साइन है आपका, तो ये आ जाएगा माइनस Q इंटू सी डी। रिमेनिंग टर्म क्या बचेंगे, P इंटू ए सी, प्लस का बचेगा प्लस P इंटू ए सी, और यहां से बचेगा माइनस Q इंटू बी सी, ठीक है। अब यहां से देखिए P इंटू ए सी इज इक्वल टू Q इंटू बी सी, ठीक, यानी P इंटू ए सी की जगह Q इंटू बी सी लिख सकते हैं, तब ये प्लस और ये माइनस का टर्म कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कितना आपका, यहां से देखिए सी डी कॉमन ले सकते हैं, तो P माइनस क्यू इंटू सी डी बन जाएगा। अब देखिए इस केस में P माइनस क्यू है रिजल्टेंट, यानी किसके बराबर हो जाएगा, R इंटू सी डी, और यही हमें प्रूव करना था वेरिग्नन थ्योरम प्रूव करने के लिए कि P का मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट D और Q का मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट D, दोनों का अलजेब्रिक सम किसके बराबर है, जो P और Q का रिजल्टेंट R है उसका मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट D, ठीक है। तो ये एक केस में तो हमने प्रूव कर लिया वेरिग्नन थ्योरम को। इसी का मैं आपको जो नोट्स है रिटन वो हम आपको दे देते हैं। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के लिए आपके जो नोट्स आपको जो लिख कर आना है अगर आता है एग्जाम में प्रूव करने के लिए, तो फ्रेंड्स ये देखिए, फॉर टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, उस केस में जबकि पॉइंट डी आपका आउटसाइड ए बी हमने लिया है, उस केस में पहली इक्वेशन हमने ये ली थी, फिर मोमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से हमने दूसरी इक्वेशन ली थी, उसके बाद हमने वेरिग्नन थ्योरम प्रूव करने के लिए हमने क्या लिया था, अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्सेस ऑफ पी एंड क्यू अबाउट द पॉइंट डी, जो आउटसाइड ए बी हमने पॉइंट डी सेलेक्ट किया उसके लिए, और फिर ये इक्वेशन हमारी बनी थी। फिर ए डी को हमने पॉइंट सी के रेस्पेक्ट में इस तरह से ब्रेक किया और बी डी को ऐसे ब्रेक किया, बस थोड़ा सा रीएडजस्ट हमने किया, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन 2 को हमने यूज किया तो ये पार्ट तो कैंसिल आउट होकर के 0 हो जाता है, और ये P माइनस क्यू जो आया है ये R जो रिजल्टेंट फोर्स है इक्वेशन 1 में, है ना, ये वाली इक्वेशन, इससे हम R के इक्वल इसको लिखेंगे तो उससे आपको टोटल जो वैल्यू है वो मिल जाएगी R इंटू सी डी, वो क्या है, मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट R अबाउट D, और यही हमें प्रूव करना था टू प्रूव द वेरिग्नन थ्योरम। अब यही चीज हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को भी दे दिया जाए तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप, आप इसे नोट कर लीजिए और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इस तरीके से इसे आगे फॉलो करेंगे। बाकी सारे स्टेप जो हमने समझाए हैं वही है, बस आपको नोट डाउन करना है और ये आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यही अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जो आपने लिए थे, लेकिन वहां पे पॉइंट डी इनसाइड ए बी जब आप ले रहे हैं, अभी हमने आउटसाइड लिया था, पॉइंट डी आउटसाइड ए बी था, अभी हमें क्या करना है, पॉइंट डी होगा इनसाइड ए बी फॉर अनलाइक पैरेलल फोर्स, ओके। तो कुछ ऐसा केस आ जाएगा, है ना, देखिए ए पॉइंट बी पॉइंट, इन दोनों के बीच में पॉइंट डी आएगा, ठीक। अब रिजल्टेंट आर किसके डायरेक्शन में होगा, ऑफ कोर्स पी और क्यू अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो बड़ा फोर्स है उसकी डायरेक्शन में आर होगा, जैसे अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था, यानी यहां पर भी आर इज, यहां पे लिख ले इसको, R इज इक्वल टू P माइनस क्यू ही निकालेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। फिर R की जो पोजीशन हम निकालते हैं, ठीक है,
फिर जो हम आर की पोजीशन निकालते हैं उसके लिए क्या यूज करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट हम यूज करते हैं। यहां पर भी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगाएंगे सी पॉइंट को डिसाइड करने के लिए, यानी यहां पर भी क्या आएगा, P इंटू ए सी इज इक्वल टू Q इंटू बी सी। ठीक है, इसे हम इक्वेशन 2 बना लेंगे। अब इन दोनों को यूज करके हम वेरिग्नन थ्योरम प्रूव करेंगे। सेम स्टेप से बस थोड़ा सा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का डिफरेंस आएगा। अब हमें वेरिग्नन थ्योरम के लिए डी पॉइंट पर चलना है। ठीक, सी पॉइंट और डी पॉइंट में कंफ्यूज नहीं होना है। सी पॉइंट रिजल्टेंट आर की पोजीशन है जिसको डिसाइड करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से। उसके बाद हम डी पॉइंट पे आते हैं जिसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क निकाल करके वेरिग्नन थ्योरम को प्रूव करते हैं। यानी पॉइंट डी के अबाउट P का मोमेंट ऑफ फोर्स और D के अबाउट Q का मोमेंट ऑफ फोर्स, दोनों का अलजेब्रिक सम किसके बराबर होना चाहिए, D के अबाउट R के मोमेंट ऑफ फोर्स के बराबर होना चाहिए। यही हमें प्रूव करना है। तो पहले P का मोमेंट ऑफ फोर्स लें, Q का मोमेंट ऑफ फोर्स लें D के अबाउट और उसका अलजेब्रिक सम करें। तो फ्रेंड्स D के अबाउट इस केस में देखिए ये P ऐसे इसे रोटेट कराने की टेंडेंसी में है और ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, यानी P क्लॉकवाइज है तो इसका टॉर्क भी नेगेटिव लेना है हमें यहाँ पे। यानी अगर इसका हमें अलजेब्रिक सम लेना हो तो माइनस P इंटू AD लिखना होगा। ओके, टॉर्क निकालना आप जानते हैं। टॉर्क निकालने में कंफ्यूजन हो तो फिर से कमेंट करिएगा और या फिर वीडियो अवेलेबल है आप उस जिसका लिंक भी मैं यहाँ दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, अब दूसरा देखिए Q लेना है तो D के अबाउट आपका Q भी क्या कर रहा है, D के अबाउट क्लॉकवाइज है। D के अबाउट दोनों क्लॉकवाइज है, यानी यहां D के अबाउट Q का मोमेंट ऑफ फोर्स भी नेगेटिव ही आना है, यानी माइनस Q इंटू BD। ठीक, अब हमें इसे R का मोमेंट ऑफ फोर्स जो कि पॉइंट C पर लग रहा है उसके टर्म में बदलना है। तो हम AD और BD को C के टर्म्स में लाने की कोशिश करेंगे जैसे अभी तक किया। अब AD को अगर हमें लाना है C के टर्म्स में तो हम क्या लिख सकते हैं, AD को लिखने के लिए हमें लिखना चाहिए CD माइनस AC, है ना। तो हम AD को लिखेंगे CD माइनस AC, CD माइनस AC। ओके, माइनस Q इंटू BD को भी हमें लिखना है C के टर्म्स में। BD क्या है आपका, BD देखिए इतना है। अब इसे C के टर्म्स में लिखना है तो हमें क्या लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए BC माइनस CD। BC में से CD माइनस कर दें तो BD बन जाएगा। तो ये हमें लिखना है BC माइनस CD। ओके, ये आ जाना है। अब इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लें जैसे अभी तक हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो देखिए यहाँ पे ये CD टर्म है और ये CD टर्म कॉमन है, हम कॉमन वालों को एक साथ लिख लेते थे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस P इंटू CD और यहां से भी देखिए आप ब्रैकेट खोल के जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस Q इंटू CD। ओके, माइनस Q इंटू CD प्लस माइनस P इंटू CD प्लस Q इंटू CD। ओके, ये इतना आ गया और रिमेनिंग जो टर्म है यहां से देखिए क्या बनेगा, तो माइनस माइनस प्लस होते हुए P इंटू AC और दूसरे में आएगा माइनस Q इंटू BC। ओके, तब यहां से देखिए P इंटू AC Q इंटू BC बराबर है, तो P इंटू AC की जगह Q इंटू BC लिखिए, एक प्लस एक माइनस, ये टर्म कैंसिल जैसे अभी तक हुआ। यहां देखिए यहां पे हम लिख सकते हैं, देखिए हमें R लाना है। R लाने के लिए पहले तो यहां से हम एक माइनस को कॉमन करें, है ना। पहले हम यहां से एक माइनस को कॉमन करें तो बचेगा ब्रैकेट में P माइनस Q इंटू CD, ये बच जाएगा। अब P माइनस Q इक्वेशन 1 से देखिए क्या आएगा, ये R आ जाएगा, तो माइनस R इंटू CD। अब ये देखिए ये टर्म है तो R इंटू CD ही, यानी R का मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट D, और यही हमें वेरिग्नन थ्योरम के लिए प्रूफ करना था। लेकिन इस केस में एक हमें माइनस टर्म और दिखाई पड़ रहा है यहाँ। ठीक है, ये माइनस टर्म आपको और दिखाई पड़ रहा है। तो जैसे अभी तक हम लोगों ने क्या स्टेप लिया, जो क्लॉकवाइज था उसके साथ हमने माइनस लिया था। P D के अबाउट P क्लॉकवाइज दे रहा था तो माइनस लिया, D के अबाउट Q भी क्लॉकवाइज था तो माइनस लिया,
तो यहाँ पे माइनस का आना ये शो करता है कि डी के अबाउट आर भी क्लॉकवाइज रहेगा, इसीलिए ये माइनस है। तो ये भी यहाँ पे भी वेरिग्नन थ्योरम प्रूव हो जाती है। और इसी को फुल नोट्स जहां पे डी पॉइंट इनसाइड द ए बी है वो आपके लिए मैंने यहाँ पे दे रखा है। ये देखिए जो हम लोगों ने अभी प्रूव किया, ये इक्वेशन 1 हमने लिया था। यहाँ पे डी पॉइंट इनसाइड ए बी है। ये किस केस में है? टू अनलाइक पैरेलल फोर्स, जो अभी डायग्राम आपने देखा, ठीक है। अब यहाँ पे एक इक्वेशन ये आई, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से ये इक्वेशन हमने प्रूव की। फिर वेरिग्नन थ्योरम प्रूव करने के लिए पॉइंट डी ए और बी के बीच में सेलेक्ट किया था, है ना। यहाँ पे एक फोर्स था, यहाँ दूसरा फोर्स था, इसके बीच में हमने डी पॉइंट सेलेक्ट किया था, ठीक है। तो अब हमने क्या करना था? डी के अबाउट P का मोमेंट ऑफ फोर्स लिया था, माइनस क्यों आया था ये हम लोगों ने डिस्कस किया है, क्योंकि P और Q दोनों ही पॉइंट D के अबाउट क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स दे रहे हैं, इसलिए दोनों के साथ माइनस आया। बस अब AD को हमने ब्रेक किया तो AD बन गया CD माइनस AC, डायग्राम आपको दिखा दिया था हमने। और BD को ब्रेक किया था तो BC माइनस CD बना था। इसको रीएडजस्ट किया हमने, थोड़ा सा सॉल्व किया, ये आ गया। इसमें ये P इंटू AC जो है Q BC के बराबर है, वो वैल्यू रखेंगे तो ये टर्म जो है कैंसिल आउट होके 0 हो जाएगा, ये इसको कैंसिल कर देगा। और इसकी जगह इक्वेशन 1 से R रखेंगे तो हमें ये टर्म मिल जाएगा, जहां पे ये प्रूव हो जाता है वेरिग्नन थ्योरम। लेकिन नेगेटिव साइन क्या दिखाती है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क अबाउट पॉइंट डी क्लॉकवाइज है, क्योंकि हम सभी क्लॉकवाइज को नेगेटिव टर्म में ले रहे हैं। तो ये तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए हमने प्रूव कर लिया है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए भी हम सेम थिंग प्रूव करते हैं, और वो कंप्लीट नोट्स हम आपको दे देते हैं, जो कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को उसी स्टेप्स को फॉलो करना है। ये किस केस में है? जबकि बिंदु डी ए बी के अंदर है। देखिए फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने ये लिया था, फर्स्ट इक्वेशन निकाली थी, फिर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट आघूर्णों के सिद्धांत से सेकेंड इक्वेशन निकाली, और फिर जैसा डिस्कशन अभी इंग्लिश मीडियम के लिए किया था बिल्कुल वही चीज है। ये इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है। और ये देखिए P का मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट D और Q का मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट D, दोनों का अलजेब्रिक सम लेना है। माइनस साइन का मतलब है दोनों क्लॉकवाइज हैं अबाउट D। इनको सॉल्व करते हैं तो हमें ये मिल जाता है, यानी कि रिजल्टेंट R का मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट D, ठीक है। और यही वेरिग्नन थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना होता है। तो ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ ये भी बताया है कि ये नेगेटिव साइन क्या दर्शा रहा है। ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि परिणामी बल R का बिंदु D के परितः बलाघूर्ण घड़ी की सुई की दिशा में है। तो ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए था। तो यहाँ पर हमने अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के दो केसेस को डिस्कस किया है। एक केस हमारा था जबकि पॉइंट डी जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स लेकर हम वेरिग्नन थ्योरम को प्रूव करते हैं, वो ए बी यानी दोनों फोर्सेस के बीच में है, और दूसरा वो जिसमें वो दोनों फोर्सेस से बाहर है पॉइंट डी। दोनों ही केसेस को हम लोगों ने आज डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आगे का वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हम जनरलाइज फॉर्म को डिस्कस करेंगे वेरिग्नन थ्योरम का, और उसे प्रूव भी करने वाले हैं। तो आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए आगे की वीडियो। आज के वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।